तो नाज़रीन बामसी और उस्मान तलवारें बनाने में लगे होते हैं। तो बामसी कहता है चलो शुरू करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह। और फिर दोनों हक के अल्लाह सच अल्लाह की सदा के साथ तलवार के लोहे पर ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं। उस्मान की ज़रब भी माशाल्लाह क्या कहने। जब ये काफी सारी ज़रबे लगा देते हैं तो बामसी कहता है बस उस्मान बस, ये लोहा तैयार हो गया है। तो उस्मान कहता है बामसी साहब ये आइबर्स की शादी के लिए तोहफा है, इसे कल रात आने से पहले मुकम्मल करना होगा। मैंने उससे जो भी वादा किया हमेशा पूरा किया। तो बामसी कहता है इन सालों में उस्मान और आइबर्स बड़े हुए और खून के भाई बन गए। तो उस्मान कहता है हम उसी रास्ते पर गामज़िन हुए जिस पर आप और बाबा अर्तुल गाजी ने हमारी रहनुमाई की। तो बामसी कहते हैं माशाल्लाह मेरे जवान बाल, माशाल्लाह। तुम क्या समझते हो उस्मान, अर्तुल गाजी कोनिया से खुशखबरी लेकर वापस आएंगे? क्या सुल्तान और दाई सरदार उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? तो उस्मान कहता है हमने इस जदोजहद का आगाज अपने अबो इजाद से शुरू किया। हम न तजुर्बाकार थे और अब अल्लाह के हुक्म से उस्ताद हैं। हमने हर चीज बर्दाश्त की इस सरजमीन पर अपना वतन कहलाने के लिए। हम मुस्तकिल बेखौफ जदोजहद करते रहे। अब इन छोटी झाड़ियों को चिन्नार में बदलने का वक्त आ गया है। इस चिन्नार तले बहादुर सिपाही और अजीम ख्वातीन एक नई रियासत की शम्मा को जलाएंगी। तमाम दुश्मनों को, तमाम गद्दारों को हम इस आग से राख बना देंगे। और ये से चाहे जो खबर भी आए, मैं बाबा के परचम को कभी भी जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। मेरा रब मेरा गवाह है, मैं और मेरी औलाद इस मुबारक परचम को दुनिया के हर कोने में लेकर जाने के लिए पुरज़म होकर लड़ेंगे। तो बामसी कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जवान। ये बातें सुनने के बाद मैं सुकून से मर सकता हूँ। बज़ाहिर अर्तुल साहब का आतिशदान पहले ही जल चुका है। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, काफी खुशी के इजहार करते हैं। ठीक है ना। और इधर मरकजी खेमे में धुंधार अपनी बीवी के हमरा बैठा होता है। ये धुंधार है जो इसकी पीठ पर मरहम लगा रही होती है। इसकी बीवी का नाम ज़हरा खातून होता है। ये धुंधार की बीवी है और धुंधार अभी काई कबीले का सरदार है। तो धुंधार कहता है मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी ऐसा ही फोड़ा निकला था। एक तो मेरे कंधों पर अर्तुल साहब की अमानत का बोझ है और ऊपर से इस बीमारी को देखो खातून। ज़हरा खातून कहती है सख्त पत्थरों पर मट्टी होती है। आप धुंधार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से आप हर चीज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो धुंधार कहता है हर कोई देखता है, अर्तुल भाईजान ये देखते हैं। अब हम वो काट रहे हैं जो बीज 25 साल पहले लगाए गए थे। इस फायदे से अमन और फलाह आएगी। ज़हरा खातून ये सुनकर काफी मुंह बनाने लग जाती है। मतलब कि ये बड़ी भयानक औरत है शायद इस सीरियल में, चौलपान की तरह। और कहती है खुद को कम मत समझे, सफर मुसाफिरों के साथ नहीं बल्कि साथियों के साथ किया जाता है। अगर आप गुंदोगदू और सुंगतकीन साहब के पास चले जाते हैं तो क्या होता? आपके कंधों पर अर्तुल साहब ने एक निजाम कायम किया। ताकत तो सबके पास होती है, मगर सिर्फ आप हैं जिसके पास ताकत और काबिलियत दोनों है। इसकी बातों से आप सबको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये कैसी खातून है। और फिर कहती है आप अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे सामने जो अमन से खौफजदा है, आपको मोहतात रहना होगा। तो धुंधार कहता है अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं इंसाफों को जिंदा जला दूंगा, जला दूंगा। मैंने अर्तुल भाई से वादा किया था, मुझे ये करना होगा। चलो गवर्नर यूर्गोप्लस को मजीद इंतजार न करवाए। और इधर बामसी अपने खेमे में आइबर्स के साथ बैठा होता है। तो आइबर्स कहता है देखो भाई आइबर्स कितना बड़ा हो गया। बाबा किले जाने से पहले मैं आपकी दुआ लेना चाहता हूँ। तो बामसी कहता है तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करते हैं बेटा, लेकिन कभी काफिरों पर भरोसा न कर, मुहतात रहना ठीक है। और फिर कहते हैं याद रखो कि बहादुरी से चारों को रोका नहीं जा सकता, तुम्हें होशियार रहना होगा। काफी बातें कर रहे हैं बामसी साहब। तो आइबर्स कहता है मुझे लगता है आपको अर्तुल गाजी की याद आ रही है। तो बामसी मुस्कुरा कर कहता है ओए अर्तुल नहीं बेटा, आंखें उसे याद करती है जो उनसे ओझल हो। बेटा मुझे उस्मान में अर्तुल भाई नजर आते हैं, उसका देखना, उसका डंग मुझे उनकी याद दिलाता है। उस जैसे बहादुर रोजाना पैदा नहीं होते बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसका साथ देने वालों में से होगे। देखो बेटा ये एक बाप की नसीहत नहीं बल्कि आबाओ इजाद की वसीयत है। जिस तरह मैं हर वक्त अर्तुल भाई के साथ था तो उस्मान के साथ रहो। बाय गुंदस, ये गुंदस देख लें, ये गुंदस होता है ठीक है। वो माल गाड़ियों में गवर्नर के लिए कलीने लाद रहा होता है। काफी सारे लोग उसको कलीने ला कर देते हैं, वो रखी जा रहा होता है। ये सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहता है। काफी अच्छे पल होते हैं, ये सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अगर आइबर्स अपनी मंगेतर के पास आता है जिसका नाम बोर्चन होता है, तो बोर्चन कहती है आइबर्स क्या आपने लाजमी जाना है, आज रात हमारी मेहंदी की रात है, हम तैयारियां करेंगे। तो आइबर्स कहता है बोर्चन जैसा कि तुम जानती हो एक सिपाही के लिए सबसे अहम उसका फर्ज होता है। मैं उस्मान भाई को अकेले नहीं छोड़ सकता, दुआ करो हम जल्दी जाए वापस आए। और
फिर उसके हाथ पकड़ कर कहता है, बस मेरी जान, थोड़ा सा वक्त रह गया है। आज रात तुम्हारे हाथों में हमारी शादी की मेहंदी लगी। बहुत ही प्यारे पल होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करके निकल जाते हैं। और इधर धुंधार, ज़हरा खातून और आईगल तीनों मरकजी खेमे से बाहर आ जाती है। ये आईगल धुंधार की बेटी, ठीक हो गई। के साथ ही बामसी और उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मरकजी खेमे के बाहर आ जाते हैं। आए माशाल्लाह, क्या लग रहे होते हैं, कमाल। आईगल भी बड़े गौर से उस्मान को देख रही होती है। अल्लाह खैर करे कहीं ये उस्मान को पसंद तो नहीं करती। चलिए आगे पता चल जाना है, मुझे तो ऐसे ही लगा। और फिर धुंधार उनसे खिताब करते, काफी अच्छी बातें करते हैं अपने सिपाहियों से। धुंधार का एक बेटा भी होता है और उसने कुछ तलवारें लाई होती है। धुंधार कहते ये क्या है बेटा? तो उसका बेटा वो तलवारें दिखा कर कहता है, ये वो तलवारें जो हम गवर्नर को तोहफा देंगे। धुंधार कहता है, उस्मान जब तलवारों का जिक्र आता है तो तुम मेरे दिमाग में आते हो। देखो हमारे दोस्त गवर्नर यूरोप्लोस को ये तोहफा पसंद आएगा। उस्मान एक तलवार उठाता है, उसे बड़ी गौर से देख कर कहता है, जिन तलवारों से हमें उसके लिए हमला करना चाहिए उनको तोहफे में दे वो क्यों खुश नहीं होगा धुंधार से? आए कुर्बान उस्मान, तुम्हारी बातों पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है यार। ये सुनकर धुंधार काफी गुस्से में आता है और उस्मान की तरफ गुस्से से बढ़ता है कि साथ ही बामसी सामने आते और कहते हैं, धुंधार साहब, काई के अलावा बाकी सभी नबी है। मेरा ख्याल है मुझे आपके साथ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? उस्मान बामसी के बहुत नजदीक होता है और बामसी भी उस्मान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो धुंधार कहता है, नहीं बामसी साहब, कोई आदमी खेमों में भी होना चाहिए। आप इधर ही रुके और यहाँ हिफाजत को यकीनी बनाए। और फिर कहते हैं, सिपाहियों चलो चले। ये सुनकर सब सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। उस्मान भी वो तलवार फेंक कर अपने घोड़े पर बैठ जाता है। आईगल उसे बड़े गौर से देख रही होती है। अब मेरा शक और ज्यादा हो गया, जरूर उसके दिल में कुछ है। हर ये सब अल्लाह का नाम लेकर दाखिली दरवाजे से निकल जाते हैं। और उधर यूरोप्लोस का किला काफी अच्छा और बड़ा होता है और अंदर यूरोप्लोस अपनी निशस्त पर बैठा होता है। कालानोस भी उसके साथ होता है, ये उसका कमांडर होता है। साथ साथ में आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कैरेक्टर का, ठीक है? तो कालानोस कहता है, अमन और तिजारत दोनों के मुआहदे जैसे हम चाहते हैं ऐसे, मगर काफिलों पर छापों का हर जाना कबूल नहीं किया जा सकता। तो गवर्नर यूरोप्लोस कहता है, फिक्र न करो, कोई ताकत मुझे इस बार दस्तखत नहीं करवा सकती। इस मुआहदे के बीच हमने अर्तगल के साथ बोए थे, मगर उसका भाई धुंधार जो इस पर अमल करता है। तो कालानोस कहता है, यकीनन वो करता है, वो हर एक को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। के साथ ही एक खूबसूरत और जवान लड़की आ जाती है जिसका नाम सोफिया होता है। ये गवर्नर की बीवी है, अच्छी है, क्यूट है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार और मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा। तो गवर्नर कहता है, जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। तो सोफिया कहती है, फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए, कल रात आसमान के तारों ने मुझे परेशान कर दिया। तो गवर्नर कहता है, फिक्र न करो सोफिया, बेतनिया का अजीम कमांडर कालानोस मेरी हिफाजत कर रहा है। लेकिन कमांडर कुछ सहमा हुआ था, पता नहीं क्यों। के साथ ही एक और सिपाही आया था और कहता है, जनाब कई आ रहे हैं। ये सुनते ही ये दिनों में बाहर उनके इस्तकबाल के लिए निकल आते हैं। बाहर एक बूढ़ा बंदा भी उन्हें बड़ी गौर से देख रहा होता है। देखते हैं ये कौन है और इधर क्या करता है। के साथ ही उस्मान अपने जांबाजों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। हर एक की नजरें उस पर होती है, कमाल के मनाजर होते हैं यार। उस्मान के क्या कहने, पूरा जीता है यार। खैर जैसे जैसे अंदर आते हैं लोगों की जबानों से बेसाख्ता खुशामदीद निकलता है। काफी अच्छे पल होते हैं। खैर घोड़ों से उतरते हैं, धुंधार और गवर्नर एक दूसरे से मिलते हैं, काफी खुशी का इजहार करते हैं। तो गवर्नर कहता है, काश के इस खूबसूरत दिन पर अर्तगल साहब भी हमारे साथ होते, हम इस खुशी में उनके एहसानमंद हैं। लेकिन एक और बात आपको बताते चले, शहर की नजरें हमेशा शिकार पर होती है। उस्मान इर्द गिर्द का जायजा लेने लग जाता है। हर तीर अंदाज और सिपाही को बड़ी गौर से देखता है और साथ ही एक स्टेज बना होता है जिसमें दो लोग अर्तगल साहब और गवर्नर यूरोप्लोस की अदाकारी कर रहे होते हैं। जैसे ये पहुंचे तो इनका ये ड्रामा शुरू होता है, ठीक है? सबकी तवज्जो एकदम उनकी तरफ चली आती है। कुछ वो ऐसी बातें करते हैं जो उस्मान पर नागवार गुजरती है। तो उस्मान सीधा स्टेज पर जाता है और कहता है, जहाँ तक अर्तगल साहब की बात है, सारा बेतनिया जानता है कि वो कितने बहादुर हैं। वो भूखों को खिलाते हैं और गरीबों को पहनाते हैं, वो मकरूजों का कर्ज चुकाते हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम उनमें कोई फर्क नहीं रखते हैं। साथ ही एक तीर अंदाज ऊपर से खिड़की खोलता है जिसके हाथ में तीर कमान होती है। उस्मान भी उसे देख लेता है और फिर कहता है, अर्तगल गाजी और उनके बच्चों की दोस्ती दायमी है और उनसे दुश्मन का खात्मा है। जैसे ही सिपाही तीर मारता है
तो उस्मान जड़ से एक लोहा उठाकर उसके तीर के वार को नाकाम बना देता है। हर तरफ एकदम हलचल मच जाती है, अजीब समा बन जाता है। कई सिपाही और गवर्नर के सिपाही अपने अपने प्यारों की हिफाजत के लिए चौकन्ने जाते हैं। सब काफी घबरा जाते हैं। अचानक सब कुछ उलट पलट जाता है। तो तीरंदाज जैसे ही दूसरा तीर मारने के लिए तैयार होता है, मगर उस्मान उससे पहले एक तीर कमान संभाल लेता है। यार क्या स्टाइल होता है, मजा आ गया। उसके तीर मारने से पहले ये उसको अपने तीर से मुर्दार कर देता है। उस्मान तेरे क्या कहने यार, कमाल के मनाजर होते हैं। चस आ गए सब देखकर। बहुत ही महारत से तीर चलाता है। एक बार फिर देखते हैं ये स्टाइल और फिर कमेंट करके लाजिम बताना कैसा लगे। खैर उम्मीद है आपने देख लिया होगा, चस तो आई होगी। गवर्नर कहते हैं गद्दारी, ये गद्दारी है। इसके जवाब में दुंदार कहता है तुम्हारा किला, तुम्हारे सिपाही, तुम ये कैसे कह सकते हो। तो उस्मान जड़ से जाकर उस जख्मी सिपाही को उठाता है और कहते हैं बताओ तुम किसके कुत्ते हो, मुझे बताओ। साथ ही एक और तीरंदाज उस सिपाही को फिर से एक तीर मारकर फुल मुर्दार कर देता है और खुद भाग जाता है। उस्मान भी सीधा उसके पीछे निकल जाता है। यार इनका किला, इनके सिपाही और अकेला तने तनहा उस्मान बिल्कुल बेबाक उसके पीछे निकल जाता है। बहादुरी का तो दाद देनी पड़ेगी। फिर जैसे ही आगे जाता है वो सिपाही तो निकल जाता है। 4-5 उसके चमचे उस्मान के हत्थे चढ़ जाते हैं। उस्मान भी अपनी तलवार निकाल देते हैं और देखते देखते within 5 सेकंड उनका काम तमाम कर देते हैं। मजे धमाल चस फिर आगे निकल जाता है। खैर वो सिपाही भागते भागते गायब हो जाते हैं, मगर उस्मान के हत्थे 2 और सिपाही चढ़ जाते हैं। जैसे ये भी उस्मान पर वार करते हैं, मगर उस्मान तो उस्मान है भाई, जड़ से उनका काम भी तमाम कर देता है। और साथ ही आइबर्स अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। तो उस्मान कहता है किले में भी फितने हैं भाइयों, क्या सब ठीक है। तो सब कहते हैं जी आपकी बदौलत सब कुछ ठीक है। तो उस्मान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, जब तक हम ये पता नहीं कर लेते कि इसके पीछे कौन है, नींदें हम पर हराम है। आज नहीं तो किसी और दिन ये अपने हदफ पर निशाना मारेंगे। ये कहकर निकल आते हैं और इधर सिराय में अलीशार साहब और निजामुद्दीन खड़े होते हैं। ये अलीशार रियासत का बंद होता है और निजामुद्दीन इसका करीबी होता है। तो अलीशार पूछता है हाँ मुझे बताओ क्या सूरत हाल है। तो निजामुद्दीन कहता है काई किले गए हैं, वो गवर्नर के साथ एक मुआहिदा करेंगे, वो ताइफ के साथ गए हैं, यूनानी जश्न के लिए एक दावत की तैयारी कर रहे हैं। तो अलीशार कहता है इन जमीनों पर मुआहिदे के लिए कलम भी मैं और कागज भी मैं, मेरे बगैर मुआहिदे का कोई मतलब नहीं। तो निजामुद्दीन कहता है इससे नए बाजार की कदर कम हो जाएगी, अगर उनका मुआहिदा तय पा गया तो सबूत की कदर बढ़ जाएगी। अलीशार कहता है बज़ाहिर तवाज़ुन में शिद्दत आ रही है, लेकिन वो कुछ भूल रहे हैं। तराजू के जिस पड़ले में मैं होता हूँ दूसरे पड़ले का वजन कम हो जाता है। यही कुछ कहने को अलग होता है। और इधर किले में सोफिया कई ख्वातीन के साथ होती है और कहती है जो कुछ भी हमें इस पर शर्मिंदगी है। काफी कुछ कहती है, मगर ज़हरा खातून भी उसकी अच्छी खासी बनाकर चतौल कर देती है कि ये सब किया जा रहा है इसी किले का है। उसकी किसी बात को तस्लीम नहीं करती, काफी गुस्से में होती है। और इधर धुंधार भी काफी गुस्से में और कहता है ये कैसे हो सकता है कि आपके इलाके में आपके किले में ये हादसा पेश आए और आपको खबर तक नहीं। तो गवर्नर कहते मैं आपको यकीन करवा दूं, मैंने जल्द तलाश कर लूंगा, आप बेफिक्र रहे। तो धुंधार कहते हैं हम कैसे मान लें कि आप अपनी जबान की पासदारी करेंगे और मजीद ये क्या आपने जो शराइत मुअख्खर की है उनका क्या। कहते हैं अगर आप मुझ पर दोबारा एतमाद करें मैं उनको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आज इसको खत्म करते हैं ताकि काई हमारी दोस्ती पर शक न करे। तो मुंतज कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि आज ये खत्म हो जाए। धुंधार साहब ये बरताल साहब वापस आएंगे, हमारे खाने में जश्न होगा। तो धुंधार कहता है फिर मुआहिदा करते हैं। गवर्नर कहते ठीक है, चले फिर तशरीफ रखते हैं। सब के सब जाकर अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। कमांडर खारानूस कहता है तजारती काफिलों के मुआवजों का क्या होगा, ये शराइत बहुत सख्त है। तो गुंदुस कहता है ये दोनों अफ्रीकैन के लिए दुरुस्त है, जिसकी सरजमीन पर जुर्म होगा वही उसकी अदायगी करेगा। तो खारानूस कहते हैं काफिलों को लूटने के बाद डाकू सरहद पार करके भाग जाते हैं, मुआवजे की अदायगी हम दोनों के लिए मुश्किल होगी, ये नाकाबिले कबूल है। सब इसी सोचो विचार में गुम होते हैं। तो उस्मान कहता है ये काबिले कबूल है कमांडर। धुंधार की तो वो हो जाती है, काफी ज्यादा बड़ी गुस्से से देखता है। तो गवर्नर कहते हैं उस्मान साहब कैसे, आपकी ज़बान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए कीमती है। तो उस्मान कहता है डाकू लापरवाह होते हैं कि वो सरहद अबूर करके खुद को बचाते हैं, मुझे सरहद पार करने की इजाजत दें, फिर डाकुओं को समझ आ जाएगी कि वो कैसे फरार हो सकते हैं। इस तरह मुआवजे का कोई मसला नहीं होगा, आप अपने कमांडर भी हमारे साथ रख सकते हैं। तो कमांडर खारानूस कहता है कि आपको खुद पर इतना भरोसा है उस्मान साहब। तो गवर्नर यूरकप्लोस जट से कहता है इन्होंने आज हमें दिखा दिया
कितने पास रैयत है। आप क्या कहते हैं दुमदार साहब? आपका भतीजा दुरुस्त है, दुमदार कहता है। मेरे भतीजे ने दुरुस्त सोचा, लेकिन ये रास्ता मुश्किल और खतरनाक है। मतलब कि इसके न चाहते हुए भी गवर्नर उस्मान को इजाजत दे देते हैं कि आज के बाद ये आपका फरीजा है। कमाल। और इधर सोफिया कमरे में आती है, 3 सिपाही इधर खड़े होते हैं, काफी गुस्से में लग रही होती है। तो 2 सिपाही कहते हैं हमें माफ कर दें बेगम साहब। तो सोफिया कहती है तुम एक बूढ़े गवर्नर को भी ना मार सकते। मतलब आपने श्योर यूरगमलोस की बात कर रही होती है। ये लो जी, एक और नया ट्विस्ट। और फिर कहती है हर दिन मैं उसको कत्ल करने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन अपने अनाड़ीपन की वजह से तुमने ये सब बर्बाद कर दिया। और झट से उन दोनों की गर्दनों को उड़ा देती है। बड़ी जालिम लग रही होती है। देखते हैं ये क्या करती है आगे चलकर। और फिर तीसरे को फर्ज सौंपती है, जिसका नाम मिगाला होता है। ये उसका वफादार होता है। तो सोफिया कहती है अगर तुमने इस सिपाही को ना मार दिया होता तो वो उस्मान को सब कुछ बता देता, फिर हम उसकी वजाहत नहीं कर सकते थे। अब उस पर अपने बेहतरीन आदमी लगा, पहले मौके पर उसको मरना होगा। हाँ, लेकिन उस्मान को कम मत समझना, वो आम आदमी नहीं है, उसे उसकी कीमत चुकाना होगी। और इधर सब खाना खाने जा रहे होते हैं। मुंगुस उस्मान को कहता है तुमने क्या किया? बड़े कहते हैं कि सिपाही तलवार उठाते हैं, जब चचा बात कर रहे थे तुमने क्यों मुदाखलत की? तो उस्मान कहता है सही बात सही वक्त पर की जाती है भाईजान, बहस करने की कोई जरूरत नहीं, खाने का लुत्फ उठाए। ये कहकर गुस्से में निकल जाता है। और फिर अपने सिपाही ओरहान को कहता है तुम यही रुको, आइबर्स मेरे साथ आओ। फिर आइबर्स और उस्मान वहाँ से निकल आते हैं। और दरकाई कबीले में आइगर मोजीन के लिए शादी का जोड़ा तैयार करके लाती है। काफी खुश होती है, दोनों एक दूसरे की तारीफें करती है। और फिर मोजीन कहती है एक दिन तुम्हारी और उस्मान की शादी भी होगी, और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। आइगल कहती है अल्लाह हमें भी ऐसी खुशी दे, इंशाअल्लाह। काफी अच्छे पल होते हैं। और जंगल से उस्मान और आइबर्स आ रहे होते हैं। उस्मान काफी खिलाफ होता है अपने चचा और भाई के इस मुआहदे से, और कहते हैं उन्हें सिर्फ सोने की परवाह है। चचा और भाई जान उन्हें ही समझते हैं, उन्हें अपने सामने खड़ा फिरता नजर नहीं आया। कायों की किस्मत को बिच्छू के पंजों में गोंदा गया है, हमें हमेशा धमकाया गया, और हम हमेशा चौकस रहे। इन सरजमीनों पर एक बड़ी जंग होगी, मैं उसे अपनी हड्डी में महसूस करता हूँ। मतलब यकीन है मुझे, अब हम सोएंगे नहीं आइबर्स, मामलात शुरू हो गए। अब शिकार का वक्त है। के साथ ही चारों तरफ से काफी सारे घोड़ सवार निकल आते हैं, जो नेज़ों और अपनी तलवारों से लैस होते हैं। काफी ज्यादा। तो आइबर्स कहते हैं ये कौन है उस्मान भाई? फितना सिर्फ किले में ही नहीं है, ये दोनों भी अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैदान में पहुंचते हैं, चारों इतराफ से और ज्यादा सिपाही निकल आते हैं। तो उस्मान कहता है ये जा रहा है बस, ये जाल है, तुम बाएं जानब और मैं दाएं जानब से आता। ये कहते ही दोनों हक अल्लाह सच अल्लाह की सदा के साथ अपनी अपनी सिर में तलवारें लहराते हुए निकल जाते हैं। उस्मान पहले ही वार में नेज़ों को अपनी तलवार से चलनी कर देता है, मतलब कि काट के रख देता है। और इधर आइबर्स भी पहले ही वार में नेज़ों की जद में आकर गिर जाता है, काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, काफी ज्यादा। और इधर उस्मान फिर पागल हो जाता है और लड़ना शुरू कर देता है, काफी सारों को जहन्नम वासिल कर देता है। फिर उसके बाजू पर भी एक वार होता है, इससे उसके हाथ से तलवार गिर जाती है, मगर हिम्मत फिर भी नहीं आता। काफी बहादुर और जरूरतमंद होता है, क्योंकि आइबर्स उसके सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये भी घोड़े के ऊपर आता है और फिर दूसरे पर छलांग लगाकर उसे भी नीचे गिरा देता है। आई कमाल। और फिर जट से अपनी तलवार लेकर फिर से तैयार हो जाता है। और इधर आइबर्स उसी तरह जमीन पर पड़ा होता है, काफी जख्मी होते हैं बेचारा, काफी ज्यादा। और सिपाही भी उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और इधर उस्मान तने तनहा उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। ये सारे कमबख्त घोड़ों पर होते हैं और अपने नेज़ों से उस पर वार करते हैं, और उस्मान तक कोई वार नहीं पहुंच सकता। ये भी पीछे हटते हटते झाड़ियों तक चला जाता है, जहाँ आगे घोड़े नहीं जा सकते। इसका मिशन यही होता है